नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड पाठशाला में आपका स्वागत है। यहाँ से कुछ नया सीख के जाएं, इसी कोशिश के साथ शुरू करते हैं हिंदी भाषा के अध्याय 2 व्याकरण की। और व्याकरण में हम पढ़ेंगे वर्णमाला। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्याकरण किसे कहते हैं। तो भाषा को शुद्ध रूप से लिखने व बोलने संबंधी जानकारी देने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। हिंदी भाषा में व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। तो वाक्य विचार में हम पढ़ेंगे वर्णमाला, संधि और वर्तनी को। शब्द विचार में हम जानेंगे शब्द भेद, संज्ञा से अव्यय तक, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। और वाक्य विचार में हम वाक्यों के भेद पढ़ेंगे, विराम चिन्ह पढ़ेंगे, मुहावरे और लोकोक्तियाँ आदि। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे वर्ण विचार का वर्णमाला टॉपिक। तो वर्णमाला को जानने से पहले इससे जुड़ी कुछ शब्दावली को जान लेते हैं। तो सबसे पहले है निरुनासिक या मौखिक वर्ण। तो देखिए, निर का अर्थ होता है नहीं, नासिक का अर्थ होता है नाक। ठीक, निर्नासिक। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, नाक से नहीं, उन वर्णों को कहते हैं निरुनासिक या फिर मौखिक वर्ण। ठीक, अब होता है अनुनासिक। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, उन्हें कहते हैं अनुनासिक वर्ण। ठीक है, देखें जिस तरह से जैसे वर्ण लिखा है ना, तो ये न लिखा है, तो ये न और म। इसके अलावा भी अनुनासिक वर्ण हैं जिनमें मुंह के साथ साथ नाक से हवा निकलती है, उसको हम आगे जानेंगे। अभी एग्ज़ाम के लिए फ़िलहाल इतने समझने के लिए। नेक्स्ट है घोष का अर्थ क्या होता है हिंदी भाषा व्याकरण वर्णमाला में। तो घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में कंपन। ठीक है, स्वर तंत्रियों में कंपन होने को हम घोष तो कहते हैं। अब जान लेते हैं सघोष क्या हुआ। सघोष या घोष वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो। ठीक है, स्वर तंत्रियों में यदि कंपन हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम सघोष या घोष वर्ण। अब अघोष वर्ण किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, उन्हें कहते हैं हम अघोष वर्ण। ठीक है, अवर्णमाला में प्राण का क्या अर्थ होता है हिंदी वर्णमाला में? तो प्राण होती है हवा। ठीक, अब महाप्राण क्या हुआ? महा अर्थात अधिक, प्राण अर्थात वायु। अतः जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है ना, उनको बोलते हैं हम महाप्राण। ठीक है, अभी अल्प प्राण क्या हुआ? अल्प का अर्थ हुआ कम, प्राण का अर्थ हुआ हवा। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख द्वारा कम हवा निकलती है, उन्हें बोलते हैं हम अल्प प्राण। ठीक, एक टर्म आता है हलंत या हल चिह्न। तो हल चिह्न होता है स्वर रहित व्यंजन को ही क्या कहते हैं? हल चिह्न से दर्शाते हैं, और ये हल चिह्न व्यंजन का अर्ध रूप या आधा रूप होते हैं। अब देखिए, ये क है, क अ का स्वर आ रहा है ना। अगर मैं इस क से अ के स्वर को हटा दूं, ये मैंने हटा दिया, ये अ का स्वर, तो ये बन जाएगा क। ठीक, लेकिन इस स्वर रहित व्यंजन को दर्शाने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? हलंत लगाना पड़ेगा, हल चिन्ह लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये आधा रूप है, क व्यंजन का आधा रूप है। जैसे हम बोलते हैं क्या, क्या एकदम से क झटके से बोला जा रहा है। ठीक, क्या, तो ये वाला क्या ही है। ठीक है, क ही है, अर्ध रूप है ये क का। आगे बढ़ते हैं, वर्णमाला देख लेते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर मैं यहाँ लिख दूँ लिपि चिन्हों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध अध्ययन को ही वर्णमाला कहते हैं, तो एकदम सही होगा, क्योंकि लिपि चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं।
ठीक है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये हमने पहले पिछले अध्याय में देखा था कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई किस तरह से है, समझा था। यहाँ पर भी आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि सबसे छोटी इकाई का अर्थ होता है कि जिसके और अधिक टुकड़े ना हो, जिसको और अधिक बांटा ना जाए। अब वर्ण को क्यों हम और नहीं तोड़ सकते, ये समझ लेते हैं कि ये बात क्यों बोली गई है। देखिए, अगर मैं लिखूँ राम, ये एक शब्द है। क्या है ये? शब्द है। इसमें दो अक्षर हैं, रा तथा म। ठीक, राम में कितने अक्षर हैं? दो अक्षर हैं, रा तथा म। अब इन्हें मुझे वर्णों में तोड़ना है, तो रा को तोड़ूंगी पहले। तो इस रा में है र में आ का स्वर। अब मैंने आ का स्वर यहाँ लिख दिया ना, र का स्वर आ मैंने यहाँ लिखा है, तो ये स्वर रहित हो चुका है, तो इसमें हल चिह्न लगेगा। अब मैं लिखूंगी ये म, तो ये म लिखा मैंने, इसका स्वर मैंने यहाँ लिख दिया, इसका स्वर ये चला गया, तो इसमें हल चिह्न आएगा। ये नियम है। अगर व्यंजन से स्वर हटा दिया जाए तो उसमें हल चिह्न आना जरूरी है, आवश्यक है। ये नियम है, और ये जो हल चिह्न है वो व्यंजन का आधा रूप है। ठीक, अब देखिए, मैंने ये पूरा क्या लिखा है? राम लिखा है, र आ म अ। ठीक, इसको मैंने वर्णों में लिखा है, तो एक वर्ण, दो वर्ण, तीन वर्ण, चार वर्ण। तो राम में कितने वर्ण हो गए? चार वर्ण हो गए। अब इस र को मैं इससे छोटे रूप में नहीं लिख सकती, इस आ को मैं इससे छोटे रूप में नहीं लिख सकती, इस म को इससे छोटे रूप में नहीं लिख सकती, और अ को नहीं लिख सकती इससे छोटे रूप में। तो इसलिए कहते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और हमने क्या जाना? हमने क्या करा? वर्ण विच्छेद करना जाना। ठीक है। और हमने क्या जाना? हल चिह्न किस तरह से एक वर्ण में लगता है। ठीक, एग्ज़ाम में अगर आपको वर्ण विच्छेद पूछा जाए तो होप आप अच्छे से बता पाओगे, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको ये बताया था। नेक्स्ट हम व्यंजन, ये जो है ये स्वर, ये पूरी क्या है? ये हमारी हिंदी मानक वर्णमाला है। अभी हम सिर्फ स्वरों के बारे में बात करेंगे, इन स्वरों के बारे में बात करेंगे। तो देख लेते हैं स्वर किसे कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को ही हम क्या कहते हैं? स्वर या मात्रा कहते हैं। स्वर के दो रूप होते हैं। स्वर अपने दो रूपों में प्रयोग होता है। एक होता है वास्तविक रूप में, और एक होता है मात्रिक रूप में। ठीक है। अब वास्तविक क्या हुआ? जैसे मैंने बोला आम, ठीक, मैंगो वाला आम, तो यहाँ पे जो आक है वो अपने वास्तविक रूप में प्रयोग हुआ है। अगर मैं बोलूँ नाम, ठीक, तो यहाँ पे न में आ की मात्रा लगी है। ठीक, तो यहाँ पर जो है आ, यहाँ पर भी आ है और यहाँ पर भी आ। ये आ अपने वास्तविक रूप में है और यहाँ का आ अपने मात्रिक रूप में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। अ स्वर के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर शामिल होता है। ठीक है, इस बात को समझते हैं कि स्वरों की सहायता से व्यंजन कैसे बोले जाते हैं। अब देखिए, क से लेकर आप श्र का उच्चारण कीजिए। क, अ, पीछे क्या साउंड आ रहा है? अ। ठीक, ये तो हमारे स्वर हो गए और ये हमारे व्यंजन हो गए। इन सभी का आप उच्चारण कीजिए। क, ख, ग, तो अ का साउंड आ रहा है। ठीक, अगर मैं इनमें मात्रा लगा दूं और क में आ की मात्रा, जैसे मैंने क किया, क कहा, तो इसमें अ का स्वर आ रहा है। अगर मैं का बोलूं तो इसमें आ का स्वर आ रहा है। की बोलूं तो इसमें बड़ी ई का स्वर आ रहा है। तो हमने ये जाना कि स्वरों की सहायता से ही व्यंजन बोले जाते हैं, व्यंजनों का उच्चारण होता है। और इन सभी व्यंजन में क्या है? अ का स्वर निहित है। अ स्वर के बिना इन व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर हम जान चुके हैं कि स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और ये अपने दो रूपों में लिखे जाते हैं, वास्तविक और मात्रिक। अब हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लेते हैं। तो उच्चारण के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, इन्हें मूल स्वर भी बोलते हैं। दीर्घ स्वर, मूल स्वर और लघु स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर को ही। दूसरा हमारे होते हैं दीर्घ स्वर, ठीक। और तीसरे हमारे होते हैं प्लुत स्वर। तो ये क्या होते हैं, इन्हें जान लेते हैं। तो ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा या फिर कम समय लगे तो उन्हें कहते हैं हम ह्रस्व स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अगर आया मूल स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। अगर आया लघु स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। ये कौन कौन से है, अ, इ, उ और री। ठीक है, अ, इ, उ, री। देखिए, इन्हें मूल स्वर जिस तरह से हमारे प्राकृतिक रंग होते हैं ना, रेड ब्लू ग्रीन, उसी तरह से हमारे प्राकृतिक स्वर होते हैं, अ, इ, उ, री। ठीक है, इन्हीं स्वरों से और स्वरों का निर्माण होता है, इसीलिए इन स्वरों को क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या स्वर लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 7 होती है। वो कौन कौन से है, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए से डी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली और औ से औरत। तो ये 7 हमारे दीर्घ स्वर हैं। प्लुत स्वर किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, हम उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। अगर क्वेश्चन में आया कि किसी को बुलाने या नाटक के संवाद में कौन सा स्वर प्रयोग किया जाता है, तो वो है प्लुत स्वर। किस तरह से, जैसे आ गानों की शुरुआत में, या फिर किसी को बुला रहे हैं हम मोहन, या हम कह रहे हैं ओम, तो कौन सा स्वर है, ये प्लुत स्वर। चलिए आगे देखते हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पर कौन कौन से स्वर होते हैं, ये हमारे हैं लिप्स और ये हमारी है टंग, जीभ। ठीक है, अगर हम आगे का हिस्सा प्रयोग कर रहे हैं बोलने के लिए तो इसे कहते हैं हम अग्र स्वर। अगर हम बीच का हिस्सा प्रयोग कर रहे हैं बोलने के लिए तो इसे कहते हैं मध्य स्वर। अगर हम पश्च का हिस्सा प्रयोग कर रहे हैं तो इसे कहते हैं हम पश्च स्वर। पश्च माने पीछे। ठीक है, अग्र स्वर कौन कौन से हुए, तो अग्र स्वर हुआ ई, बड़ा ई, ए और ऐ। मध्य स्वर में हमारा आ जाएगा अ, और पश्च स्वर में आ जाएगा हमारा आ, उ दोनों उ और औ दोनों औ। ठीक है, आ, उ, ओ और आओ, ये हमारे पश्चिम स्वर में आ जाएंगे। अब है मुख द्वार या विवर खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, संवृत स्वर और अर्ध संवृत स्वर। विवृत का अर्थ होता है कि मुख द्वार ओपन हो चुका है, पूरा ओपन, जैसे आ। अर्धविवृत का अर्थ होता है कि मुख द्वार हाफ ओपन है, जैसे अ, ए, ओ। संवृत का अर्थ हुआ क्लोज, जैसे ई, उ, ऊ। बोल के देखिए, ई, उ, ऊ। मुख द्वार कैसा है, क्लोज है। अर्ध संवृत का अर्थ हुआ हाफ क्लोज। मुख द्वार कैसा होगा, हाफ क्लोज होगा, जैसे ए और ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। होठों की स्थिति के आधार पर स्वर जो होते हैं वो होते हैं 2 प्रकार के। एक हुआ वृत्तमुखी स्वर और दूसरा हुआ अवृत्तमुखी। वृत्त का अर्थ होता है गोल। ठीक, वृत्त कैसा होता है, गोल होता है ना। तो जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोल होते हैं उन्हें बोलते हैं हम वृत्तमुखी स्वर, जैसे उ, ओ। इनके अलावा जो बचे वो हो जाएंगे अवृत्तमुखी स्वर, जैसे अ, आ, ई, ए, ऐ, और इनमें होंठ गोल नहीं होते। अब देख लेंगे घोष के आधार पे सभी स्वर कैसे होते हैं, कंपन वाले होते हैं, इसलिए सभी स्वर सघोष होते हैं।
प्राणत्व के आधार पे सभी स्वर कैसे होते हैं? कम वायु निकलती है सभी स्वर के उच्चारण में, तो सब अल्प प्राण होते हैं। स्वरों की बात हो रही है यहाँ पे। सभी स्वर कैसे होते हैं? सघोष और अल्प प्राण वाले। चलिए अब उत्पत्ति के आधार पे देखेंगे स्वर का वर्गीकरण। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छे से। देखिए उत्पत्ति के आधार पे स्वर होते हैं, एक मूल स्वर और दूसरा संधि स्वर। मूल स्वर हमने जाना, वे स्वर जिनकी उत्पत्ति मूल रूप से हुई है। इन वे स्वर जिनसे अन्य स्वरों का निर्माण होता है, ठीक। वे स्वर जो किसी अन्य स्वर से नहीं बनते, खुद जिनकी उत्पत्ति हुई होती है, उन्हें कहते हैं हम मूल स्वर या लघु स्वर या ह्रस्व स्वर। और ये कितने प्रकार के हैं? सॉरी, ये कौन कौन से हैं? ये हैं 4, अ, ई, उ और री, ठीक। इनमें से अगर दे दिया कि अ, ई, उ और बड़ा आ, इनमें से कौन सा मूल स्वर नहीं है, तो आ हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को किसी भी तरह से दे सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं संधि स्वर। स्वर जो मूल स्वर के आपस में जुड़ने से बनते हैं या दो स्वरों के मेल से बनते हैं, उन्हें हम संधि स्वर कहते हैं। संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं, मूल स्वर, मूल दीर्घ स्वर तथा संयुक्त स्वर। चलिए अब उत्पत्ति के आधार पे हम समझ लेते हैं कि स्वर दो तरह से कौन कौन से हुए। तो मूल स्वर और संधि स्वर हैं। मूल स्वर हैं हमारे अ, ई, उ, री। अब इन्हीं से क्या बनेंगे? हमने देखा ना, मूल स्वर के आपस में जुड़ने से। तो आपस में जुड़ा अ, तो इससे बना आ। आपस में जुड़े ई, तो इससे बना बड़ा ई। आपस में जुड़े उ, तो इससे बना बड़ा उ। और आपस में जुड़े री, तो इससे बना री, ठीक। ये री इस तरह से होता है, डबल वाला, ये संस्कृत में प्रयोग होता है, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से बने संधि स्वर? आ, ई, उ और री, ठीक। देखिए अ और अ समान है तो इससे आ बना, ई समान है तो इससे बड़ी ई बनी, ठीक। उ समान है तो इससे बड़ा उ बना, री समान है तो इससे री बना, ठीक। तो जो ये 4 जो संधि स्वर बने हैं ना, इनको क्या कहते हैं हम? सजातीय स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ही जाति वाले स्वर से बने हैं। इन्हें हम मूल दीर्घ स्वर भी कहते हैं। ये दीर्घ हैं, लेकिन किससे बने हैं? मूल दीर्घ स्वर, मूल स्वर से बने हैं, बड़े वाले स्वर। तो इन्हें क्या कहते हैं? मूल दीर्घ स्वर और सजातीय स्वर भी कहते हैं। किनको? इनको, ये जो 4 हैं, ठीक। अब आगे देख लेते हैं। अगर हम अ और ई को मिलाएं तो बनेगा ए। अगर आ ई को मिलाए तो ए, अ उ को मिलाए तो ओ, आ उ को मिलाए तो आओ, ठीक। अब देखिए अ और ई अलग हैं और इससे बना ए। आ ई एकदम अलग अलग स्वर हैं तो इससे बना आए। अ उ एकदम अलग हैं तो ओ बना। आ उ अलग हैं तो आओ बना। तो देखिए जिनसे ये बने हैं ए, आई, ओ, ये अलग अलग हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? विजातीय स्वर या फिर संयुक्त स्वर, ठीक है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान। तो सबसे पहले है आ बोला जाता है हमारे कंठ से, ठीक। और अह भी हमारा कंठ से बोला जाता है। फिर हमारा है ई, ये बोला जाता है हमारे तालु से, ठीक। फिर है उ, ये हमारा होंठ से। री मूर्धा से। आपको बस ये 4 याद करने हैं। आ है हमारा कंठ से, ई है हमारा तालु से, उ ओंठ और री है हमारा मूर्धन्य मूर्धा से, ठीक। अब देखिए हमने क्या जाना था कि ए कैसे बनता है। ए बनता है अ और ई के मेल से। ए बनता है हमारा अ और ई के मेल से। तो हमने देखना है अ कहाँ से बोला जाता है और ई कहाँ से बोला जाता है। तो अ बोला जाता है कंठ से और ई बोला जाता है तालु से। तो ए बोला जाएगा कंठ तालु से, ठीक है।
इसी तरह हमें पता है ओ किससे बनता है, ओ बनता है अ उ से, उ से हमारा बनता है ओ। तो अ का उच्चारण स्थान है कंठ और उ का उच्चारण स्थान है होंठ। तो तो ओ और औ कहाँ से बोले जाएंगे, कंठ होंठ से। ठीक है, कंठ होंठ से कहाँ बोले जाते हैं हमारे ओ और औ। इतना समझ आया। चलिए डायग्राम से देख लेते हैं। कंठ वाले स्वर जो हैं हमारे वो हैं अ आ अह। कंठ तालु वाले हैं जो वो हैं ए और ए। तालु वाले हैं हमारे ई, इसको हम ताई से याद कर सकते हैं, तालु ई। मूर्धन्य वाला एक मात्रा है ऋषि, री से ऋषि वाला। ओष्ठ से हमारे उ और ओष्ठ कंठ से हैं या कंठोष्ठ से हैं ओ ओ। ठीक है। चलिए अब कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं हम, जितना अभी तक हमने पढ़ा। अनुनासिक का संबंध होता है नाक व मुंह दोनों से। अगर यहाँ होता निरुनासिक का संबंध होता है तो केवल किससे, मुंह से। निर अर्थात नहीं, नासिक माने नाक, तो नाक नहीं केवल मुंह। लेकिन यहाँ पे क्या है, अनुनासिक, तो अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह से। ए तथा ए वर्ण क्या कहलाते हैं, तो हमने जाना ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं। ए किससे बनता है, अ धन ई से। अ हमारा कंठ है, ई हमारा तालु है, तो ए किससे हो जाएगा, कंठ तालु से। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या होती है 13। ठीक है। अभी कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। ये होते हैं हमारे 13। कौन कौन से हुए ये देख लेते हैं। ये ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13। ये 13 अगर कुल आया तो स्वरों की संख्या हो जाएगी 13। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या होती है 52। ठीक है, कितनी होती है, 52। अब एक जी प्रयोग के आधार पर अग्र स्वर कौन से हैं, तो अग्र स्वर कौन से हैं, अग्र स्वर हैं हमारे ई और ए। ठीक है, तो आंसर सी वाला सही होगा, ए तथा बी दोनों। मध्य स्वर कौन सा है, एक मात्र ही है मध्य स्वर, वो है हमारा अ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, पश्च स्वर कौन सा है हमारा, देखिए अ हो गया मध्य, ई और ए हो गया, सॉरी अ हो गया मध्य, ई ए हो गया हमारा अग्र, तो बचा क्या, पश्च हो गया हमारा आ। पश्चिम में और कौन कौन से थे, आ उ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये भी हमारे पश्च स्वर हैं। भाषा निर्माण इकाई का सही क्रम है, तो भाषा निर्माण इकाई का सही क्रम क्या हो जाएगा, सबसे छोटा होता है वर्ण या ध्वनि, फिर उसके बाद आता है शब्द, उसके बाद पद और उसके बाद वाक्य। तो ये हो जाएगा। सभी स्वर कैसे होते हैं, सभी स्वर होते हैं हमारे अल्प प्राण और सघोष। ठीक है, सभी स्वर हमारे अल्प प्राण और सघोष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर जिनका उच्चारण कंठ से होता है वो होते हैं अ आ और अह। स्वर जिनका उच्चारण कंठ तालु से होता है वो होते हैं ई ए, सॉरी ए। और स्वर जिनका उच्चारण तालु से होता है वो होते हैं ई। मूर्धन्य स्वर कौन सा है, तो मूर्धन्य स्वर है री, री से ऋषि। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।
होप आपने कुछ नया सीखा होगा, समझ में आया होगा। अच्छे से प्रयास कीजिए, निरंतर प्रयास कीजिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। चलिए, धन्यवाद।